नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती है, वह भारतीय राजनीति में एक बड़ा अपना अहम स्थान वह रखती है। और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, उसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की दिशा में सभी राजनीतिक दल इस समय सक्रिय दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर की तरफ अग्रसर है, वह भी अभी 3 दिन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बागपत, बड़ौद, शामली से होकर गुजरी है। और जो कांग्रेस को अनेक वर्षों से वहां पर सफलता, राजनीतिक रूप से चुनावी सफलता नहीं मिली, उसके पश्चात भी वहां के लोगों ने जो ना समर्थन दिया है, जो सड़कों पर जन सैलाब इस क्षेत्र में दिखाई दिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं विश्वास भी कायम हुआ कि इस क्षेत्र में उनके लिए कुछ संभावना आने वाले समय में बन सकती है। और साथ ही वहां के लोगों ने जिस तरह की बातचीत करी, जिस तरह का बताया गया, अगर जयंत चौधरी और कांग्रेस राहुल गांधी एक साथ आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए और संभावनाएं और मजबूत हो जाएंगी। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए संवाद इंडिया के मंच पर हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। सभी का परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनकी बेबाक टिप्पणी और निष्पक्ष जो उनका राजनीतिक विश्लेषण है उसके लिए वे जाने जाते हैं। मैं संवाद इंडिया के मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ कुरैशी जी हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता के तौर पर मेरठ में उनकी पहचान है और जहां मेरठ कांग्रेस के वह अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी वह रह चुके हैं। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ हमारे साथ अरुण वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही जो अनुशासन समिति है उसके भी वह सदस्य हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और बिजनौर लोकसभा के प्रभारी भी हैं इस समय वर्तमान में। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही सुरेंद्र शर्मा जी हैं, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं और साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता के पद पर है, लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। उनका भी मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही डॉक्टर रविंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और अनेक वर्षों से पत्रकारिता जगत में वह बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं और निजी विश्वविद्यालय के अंदर वह डीन के पद पर कार्यरत है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, संवाद इंडिया मंच पर अभिनंदन करता हूं। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अरुण जी से ही करता हूं, क्योंकि अरुण वशिष्ठ जी भारतीय जनता पार्टी के तो वरिष्ठ नेता के साथ साथ अनेक वर्षों से छात्र जीवन से वह राजनीति में पूरे सक्रिय रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मेरठ में से लेकर उत्तर प्रदेश और देश में जो भी प्रोग्रेस उन्होंने किए भाजपा ने, उसकी वह गवाह हैं और देखा उन्होंने किस तरह से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की प्रगति हुई है भारतीय राजनीति के अंदर। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश पिछले चुनाव से एक चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मतलब वहां पे दिखाई दे रही, चुनौती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, तो वहां जो अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उसमें उनकी सीट इस क्षेत्र से घटी है। तो ये चुनौती भविष्य के लिए क्या है उनके सामने, क्या मानते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर इस क्षेत्र की राजनीति पर वह महसूस कर रहे हैं? अरुण वशिष्ठ जी। जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। विषय तो प्रारंभ होना चाहिए था, मुझे लगता है डॉक्टर यूसुफ कुरैशी से। भारत जोड़ो यात्रा वो उनके दल के नेता के द्वारा चलाई जा रही है और उसका क्या प्रभाव उन पर पड़ रहा है, वो जहां है वहां से कितना आगे बढ़ने की संभावना है, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन ठीक, अगर आप ये समझते हैं हम पर क्या असर हुआ है, नहीं भाजपा पर क्या असर है, तो मुझे ये कहना है कि ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस प्रकार की यात्राएं उनको करनी चाहिए। राजनीति में संपर्क और संवाद ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। कांग्रेस में ये दोनों का ह्रास हो चुका था और उसमें कोई राहुल गांधी जी से तो खासतौर से उनके कार्यकर्ताओं को, बड़े बड़े नेताओं को ये शिकायत कि वो मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, समय नहीं देते, इसलिए तमाम बड़े नेता इस शिकायत के रहते उन्होंने पार्टी भी छोड़ी। इसके अलावा जो उनसे छोटे नेता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों
और जिला स्तर के हों, उनकी भी सक्रियता में कमी थी। तो हर पार्टी के नेता को उसके ये चाहिए कि वो अपनी पार्टी में जान फूंकने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की यात्राएं करे। कांग्रेस ने निश्चित रूप से अपने लाभ के सोचते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा को शुरू किया है। अब उसका क्या लाभ मिल रहा है, मुझे लगता है जब बाकी बात होगी तो अगले चक्र में मैं निश्चित रूप से इस पर चर्चा करूंगा। जहां तक भाजपा पर का प्रश्न है, भाजपा पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। भाजपा निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। इससे पहले भी चुनाव में कांग्रेस, लोकदल, सपा, बसपा सब मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे। क्या उसका परिणाम हुआ, या वो गठबंधन कितने दिन चले, या आगे गठबंधन की क्या संभावनाएं हैं, इस पर कोई बहुत चिंता भाजपा को नहीं है। इस समय इस यात्रा में भी न जयंत चौधरी, न मायावती, न अखिलेश जी, किसी ने भी इस यात्रा को ज्वाइन नहीं किया है। अगर लोकदल की संभावनाएं ज्वाइन करने की बनती हैं, या कुछ लोग पश्चिमी क्षेत्र में उनके समर्थक या कार्यकर्ता कहे जाने वाले लोग जुड़े भी हैं, तो आज ये बड़ा सवाल सामने है कि वो लोकदल कांग्रेस के साथ जाएगी या सपा के साथ रहेगी। यदि सपा कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती है तो लोकदल के लिए भी असमंजस और एक ऐसी स्थिति है जिस पर जनता को भरोसा करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये अभी इसका कोई परिणाम आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने वाला नहीं। जी, जैसा आपने कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी पर आप ऐसा कोई प्रभाव नकारात्मक रूप से नहीं देख रहे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा का कुछ आप मतलब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा असर पड़ेगा कि वो सीटों की संख्या पे उनकी कमी आए। तो मैं डॉक्टर यूसुफ कुरैशी जी के पास आता हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अनेक वर्षों से वह कांग्रेस की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की राजनीति को पूरा समझा भी है, देखा भी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर कांग्रेस के लिए मतलब हमेशा एक चुनौती भी रही है, जहां पूरे प्रदेश में चुनौती है कांग्रेस के लिए अनेक वर्षों से कि वह उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह से कभी वह यहाँ प्रदेश के अंदर प्रभुत्व उनका स्थापित रहता था। तो मैं डॉक्टर यूसुफ कुरैशी ये जानना चाहता हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो क्षेत्र से गुजरी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और जो वहां के लोगों का समर्थन उन्हें दिखाई दिया है, आपका क्या मानना है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करने की कर सकती है भविष्य में, या लोकदल के साथ गठबंधन कुछ संभावना आप देख रहे हैं? आपका क्या आकलन है डॉक्टर यूसुफ कुरैशी जी? प्रशांत कौशिक जी, जहां तक राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न है, मैं इसको राजनीति से नहीं जोड़ता, क्योंकि राहुल गांधी अपने जिस तरीके से राष्ट्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेकर देश को आजादी में सक्रिय भाग लिया और जेल की मुसीबतें और दिक्कतें और जुल्म जबर उन्होंने सहा है, इसी तरीके से इंदिरा जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, वजीर आजम रही और देश के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए कुर्बान हो गई। राजीव जी भी कुर्बान हो गए। अब जो देश का माहौल था और जो सांप्रदायिकता और अलगाव और चल रहा है देश के अंदर, उसको देखते हुए राहुल जी ने राजनीति से अलहदा हटकर भारत जोड़ो यात्रा जो ये आरंभ की है, इसका मतलब ये कि पहले हम मुत्तहिद रहें, इत्तेहाद रहें, इत्तेफाक से रहें, मोहब्बत से रहें, मुल्क में यकजहती, प्यार और मोहब्बत रहे, जो आजादी से पहले था और आजादी के बाद था। इंदिरा जी की शहादत, इंदिरा जी की कुर्बानियां हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है और हमारे लिए बहुत बड़ी तालीम है कि उन्होंने किस तरीके से मुल्क के इत्तेहाद के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वो उससे मिलते जुलता माहौल देश का बन रहा था कि जहां सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम की बातें, अलगाव की बातें, ये सारी चीजें आ रही थी। तो राहुल जी ने उन परंपराओं का निर्वाह करते हुए, उन कुर्बानियों को सामने रखते हुए देश को जोड़ने की बात की और भारत जोड़ो यात्रा जो आरंभ की है, और इसका जो मैं खुद नफ्से नफीस मौजूद रहा हूं और मैं शाम गया, वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने राहुल गांधी के इस मिशन को, राहुल गांधी की इस यात्रा को, राहुल गांधी के भारत जोड़ो को, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जो नारे मैंने देखा महिलाएं लगा रही हैं, युवा लगा रहे हैं, बूढ़े लगा रहे हैं, और जब यात्री नारे लगाते थे तो मैंने ये देखा है कि शामली के अंदर जो सड़कों पर लोग खड़े हुए थे
वो खुद कूद कर आए बीच में, और वो खुद उसके जिंदाबाद नारे के अलावा ये लगा रहे थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले मुद्दा राहुल जी के नजदीक सत्ता किसकी आएगी, सरकार कैसे आएगी, इसको राहुल जी ने राजनीति या कांग्रेस से नहीं जोड़ा है। कांग्रेस के वो नेता हैं, कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे हैं, और कांग्रेस जब वो बढ़ेंगे तो लाजमी बात है कांग्रेस शक्तिशाली है, कांग्रेस ताकतवर बनेगी। राहुल जी ने तो सबसे पहले राष्ट्र को जोड़ने के लिए, इत्तेहाद के लिए, जो हमारा इत्तेहाद आजादी से पहले था, और जब हम मुत्तहिद हुए तो हमने विदेशी ताकत को, अंग्रेज को इस देश से भगाने पर मजबूर कर दिया। और आज जो माहौल नफरत का पैदा हो रहा है, तो उस नफरत को खत्म करके राहुल जी प्यार और मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। आने वाला टाइम, जो भी मेरे मित्र ने, मेरे साथी ने ये कहा कि राहुल जी मिलते नहीं है, मैं समझता हूं, मैं भी छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस का हूं, ऐसा कभी नहीं रहा कि हमने राहुल जी से टाइम मांगा हो या राहुल जी ने कभी उसमें गुरेज किया हो, टाइम ना दिया हो। और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि राहुल जी जब कोई बात करते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो राहुल जी की अगर बात हमें कोई लगती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो फौरन अपनी बात को संशोधित कर लेते और कहते कि भैया मैंने तो ये समझा था। हमने कहा नहीं नहीं राहुल जी, इसमें बात ऐसे नहीं ऐसे थी। अच्छा, मुझे तो ये मालूम था। अच्छा भैया, मैं तो ये समझ रहा था। तो वो अपनी बात को कार्यकर्ताओं की बात से और मजबूती प्रदान करते हैं और अपनी राय में संशोधन कर लेते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता की राय बहुत मजबूत होती है तो मैं समझता हूं तो देश की जड़ें मजबूत होंगी, देश में इत्तेहाद मजबूत होगा। और राहुल जी जो ये करने जा रहे हैं, अभी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिले लिए हैं, इन 3 जिलों से ये साबित हो गया है कि पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका मैसेज इतना जबरदस्त गया है कि लौनी के अंदर मैंने ये देखा है कि सारा लौनी सड़कों पर था। और वहां के लोगों ने मुझे बाद में बताया कि साहब, आज की तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में लौनी में कभी इतना बड़ा मजमा कि महिलाएं भी हों, बच्चे भी हों, पुरुष भी हों, बुजुर्ग भी हों, कि जो राहुल जी की यात्रा के स्वागत के अंदर पूरा लौनी, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई और दलित सब सड़कों पर था। तो मैं समझता हूँ इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे और मजबूती मिलेगी। रहा यह कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इसमें हिस्सा ले या न ले, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का उन्होंने समर्थन जरूर किया है, उन्होंने पत्र लिखकर किया है। और वो हमारा तो निमंत्रण देने का काम था। यात्रा का मकसद क्या है, उस मकसद को आपके बहुजन समाज पार्टी के नेता ने भी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी उसका समर्थन किया है और स्वागत किया है। जी जी जी, बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि आपने निमंत्रण दिया दोनों पार्टियों के, बड़े जो क्षेत्रीय दल हैं यूपी के, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, चाहे समाजवादी या लोक दल, सबके नेताओं को आप निमंत्रण दिया और उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की, लेकिन उपस्थित नहीं हुए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुद फिजिकली वो वहां पे उपस्थित नहीं हुए। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उनके पास आता हूँ और उनसे भी मैं ये पूछता हूँ कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जिस तरह से लोकदल के लिए चुनौती रही है, 2014 के चुनाव बड़ा चुनौती वाला था लोकदल के लिए भी, 2017 का चुनाव भी लोकदल के लिए चुनौती वाला रहा है। हाँ, ये सही है ठीक कि 2019 में भी इनमें चुनौती मिली, लेकिन 2022 में कुछ क्षतिपूर्ति वह करने में कहीं ना कहीं सफल हुए। लेकिन उसके पश्चात भी चुनौती कम नहीं हुई है लोकदल के लिए क्षेत्र में, जबकि राष्ट्रीय लोकदल की पूरी कर्म भूमि, राजनीतिक भूमि पूरी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश रहा है। आने वाले समय में आप क्या देखते हैं, आपको क्या संभावना लगती है इस क्षेत्र में? क्या लोकदल पुनः मजबूती प्राप्त करेगा और भाजपा को क्या नुकसान दे सकता है, या इसके अलावा क्या नए गठबंधन का स्वरूप आप भविष्य में कुछ देख रहे हैं? सुरेंद्र शर्मा जी। देखिए कौशिक जी, आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है, ठीक है। इससे पहले कि मैं अपनी बात और कुछ कहूं, मैं 2-3 बात जो है हमारे भाई अरुण वशिष्ठ जी ने कुछ कहा है, मैं उस पर जरा चर्चा कर लूं, फिर मैं आपके सवाल का हर चीज का जवाब दूंगा। अरुण वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारे पास अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो मात्र बीजेपी पे पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पे फर्क पड़ रहा है किसी भी चीज का। और देखिए ये तो अभी राजनीतिक यात्रा ही नहीं है, मेरा मानना तो यह है ये तो एक उनकी यात्रा है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस भी राजनेता ने जब भी यात्रा की है उसका उसे जरूर फायदा मिला है। ये इतिहास इस बात का साक्षी है भाई साहब। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए राजनीति 2 तरह से होती है, एक जनादेश की राजनीति है, एक जो है जनमानस की राजनीति है। देखिए जनादेश तो आज खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, रोका जा रहा है, ये तो बिल्कुल इस पर दिखाई देता है। और जनमानस की राजनीति आज दिखाई दे रही है, जिसके साथ जनमानस है निश्चित रूप से कुछ फायदा मिलेगा जरूर राजनीति में। देखिए मेरा मानना है कि चुनौती हर चुनाव में होगी,
हर पार्टी को चुनौती जरूर होती है हर चुनाव में, लेकिन हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं और हमने बेटर किया है। और मेरा मानना यह है कि इस बार हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से हम काफी मजबूत हैं। आज भी जनमानस हमारी तरफ उमड़ रहा है, ये निश्चित बात है। आप किसी भी क्षेत्र उठा के देख लिए, काफी लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, काफी लोग हमसे संपर्क में हैं और ऐसा नहीं है कि हमसे कोई हमारा जनमानस बढ़ा है, हमारा जो है दायरा बढ़ रहा है और वो बढ़ता जाएगा। मेरा मानना है कि देखिए, राहुल गांधी जी ने यात्रा की है, बिल्कुल अच्छी यात्रा है। उन्होंने जो हमने भी समर्थन दिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने उनको एक ट्वीट करके समर्थन दिया और हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसका बड़ा साफ संदेश है। संदेश यह है कि राहुल गांधी जी सिर्फ वही मुद्दे उठाते हैं जो हमारे मुद्दे हैं। भाईचारे सम्मेलन हमने अब से साल भर पहले शुरू किया था, जब तक राहुल गांधी जी की कोई यात्रा शुरू नहीं थी, तो भाईचारे की बात वही करते हैं। देखिए, नफरत की, देखो मैं कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने नफरत की राजनीति को हटाना चाहते हैं वही हम हटाना चाहते हैं। एकता की बात हमने हमेशा कही है, किसानों के मुद्दे हम उठा रहे हैं, महंगाई का मुद्दा हम उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हम उठा रहे हैं। हम हर मुद्दे को, जो किसानों का आज तक गन्ना मूल्य का घोषित तक नहीं कर पाई सरकार, ये देखिए ये बड़ा अन्याय किसानों के साथ हो रहा है। जब से ये परेशानी इस बात से बढ़ी है ना कि जो ये बेल्ट, जब से जिसे ये जाट बेल्ट बोलते हैं, मैं तो किसान बेल्ट बोलता हूँ, लेकिन इस बेल्ट में जो है किसानों के साथ जो परेशानी इन्होंने उठा रखी है। अब किसानों, पिछले साल जब चुनावी वर्ष था तो सितंबर में इन्होंने गन्ने का मूल्य भुगतान, मतलब गन्ने का जो है भाव घोषित कर दिया। आज अब जनवरी आ गया, अब एक व्यापारी अपना माल बेचना चाहते हैं। ये वशिष्ठ जी भी तो व्यापारी हैं, वो भी बेचते हैं माल। उन्हें पता तो है कि मुझे क्या कीमत में माल, मेरे माल की क्या कीमत मिलेगी। आज हमें कुछ पता नहीं हमारे किसानों को उसे क्या कीमत मिलने जा रही है उसके गन्ने मूल्य की भुगतान। देखिए, ये जो सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं हमारे हित में है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सबसे ज्यादा फिक्र तो जो अगर है इस बार राजनीति में वो बीजेपी को है। मैं एक प्रतिष्ठित अखबार का एक वो कुछ पढ़ रहा था, उसमें एक बिल्कुल स्पष्ट हुआ द हिंदू अखबार में बड़ी रिपोर्ट छपी है जो प्रधानमंत्री की गोपनीय रिपोर्ट थी उनके। उन्होंने दिसंबर में, जून में, उसमें जो वोट सीट इनकी जो थी, जो उनसे ये परेशान है, इसमें 144 सीट उसमें आई उस समय, और दिसंबर में वही सीट 160 हो रही है। अगर ये सीट इनके लिए नुकसान दे रही है, जिसमें हारे हैं या जिसमें ये कम दूर से जीते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा खतरा इनकी पार्टी को दिखाई दे रहा है। और मैं मानता हूं अगर ये स्थिति बनी रही तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव आता है वो वोट सीट 175 में पहुंचेगी, जो इनकी जो नुकसान देने की बात है। वैसा भी स्थिति जो पिछले चुनाव में और इस चुनाव में कोई अंतर नहीं आया। ये तो झूठ की राजनीति इनकी पार्टी बहुत बढ़िया करती है। आप पिछले चुनाव का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, प्रधानमंत्री जी के भाषण पढ़ लीजिए। उन्होंने जो है ना किसानों के जो है ना कहा था कि वो बिल्कुल वो जो किसानों के जो आवारा पशु है हम उनका इंतजाम कर देंगे। शायद अभी तक इंतजाम नहीं हुआ। अभी तक तो आवारा पशु में आप देखिए, क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, हम बैठे हैं, कई लोग अभी दो दिन पहले कई लोगों की मौत हो गई है, आवारा पशु से हुई है। किसानों की समस्या जस की तस है, बेरोजगारी की समस्या जस की तस है। तो समस्या तो अंतोगत बीजेपी के सामने खड़ी हो रही है। यात्रा भी कुछ हो रही है तो कुछ रंग जरूर लाओगी। और जहां तक सवाल हमारा गठबंधन का, चुनाव से पहले तो अभी बहुत समय है, अब विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन गठबंधन तो सब विचारधाराओं के मिलकर बनाते हैं। चाहे एनडीए ने बनाया हो, चाहे इन्होंने बनाया हो, गठबंधन तो सबने बनाए हैं, वो बनते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे। गठबंधन की तो कोई अभी संभावना बहुत है, तो गठबंधन की संभावना, हाँ हमने एक जरूर काम करा, हमने इनको समर्थन देगा कि हमने कम से कम तीसरा फ्रंट उठने से रोक दिया है। ये मान लीजिए जो तीसरा फ्रंट की ये उम्मीद कर रहे थे कि तीसरा फ्रंट उठा जाएगा और तीसरे फ्रंट में जो डिवाइडेड है वो शायद हमने रोकने में हम कामयाब हुए हैं। तीसरा फ्रंट जो कांग्रेस तीसरा फ्रंट बना सकती थी वो हम रोक दिए। बड़ा अहम सवाल आपने, बड़ा प्रश्न उठाया कि तीसरा फ्रंट को आपने रोक दिया है समर्थन देके। तो भारतीय राजनीति को तीसरे फ्रंट की जो राजनीति है निश्चित रूप से कि कहीं ना कहीं उसमें बड़ी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। और मैं डॉक्टर रविंद्र राणा जी के पास आता हूँ, उसके बाद सुनील शुक्ला जी के पास आता हूँ। फिर डॉक्टर रविंद्र राणा जी, जैसे आपने सबको सुना, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए प्रवक्ता हैं वो अपने अपने स्तर से पार्टी का पक्ष रखते हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को घेरने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर रविंद्र राणा जी, आप क्या समझते हैं, जैसे सुरेंद्र शर्मा जी ने कई सारे मुद्दे गिना दिए कि इस तरह के जो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह उतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना वो दावा करते हैं। आपका क्या मानना है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप भी अपने शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं और अब इस क्षेत्र से संबंध भी रखते हैं और छात्र राजनीति से लेकर आपने बड़ा कुछ देखा है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है उसके भी आपने देखा कि किस तरह के लोगों का वहां पे क्या विचार थे, किस तरह का उनका मन था, क्या वो व्यक्त कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए क्या संजीवनी इस क्षेत्र में लाएगी, और जो गठबंधन की राजनीति है वह आपको क्या दिखाई देता है पूरी भूमि पर, क्या इस क्षेत्र में? डॉक्टर रविंद्र राणा जी।
प्रशांत जी, पहले तो आपको बधाई और धन्यवाद कि आपने यहाँ मौका दिया हमें, और बहुत ही जिस शानदार ढंग से आप देखिए, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि कितने बेहतरीन ढंग से तीनों पार्टियों के जो नेता हैं उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है, बहुत तार्किक ढंग से और ईमानदारी के साथ रखा है, तथ्यों के साथ रखा है। आमतौर पर जिस तरह की बहसें आज हो रही हैं समाज में और जो असहिष्णुता का जो माहौल है, उससे परे ये डिस्कशन हो रहा है, तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं सभी को इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। परंपरा भी यही है और तरीका भी यही है कि आप अपना तर्क रखें, अपना पक्ष रखें और तथ्यों के साथ रखें। मुझे लगता है प्रशांत जी कि आप उस वक्त को याद कीजिए जब कांग्रेस की सरकार थी देश में और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में। तो जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उठाए, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उस समय जो करप्शन हो रहा था सिस्टम में उसका मुद्दा हो, उन्होंने लगातार जनता की वॉइस तेज की, सड़क से पार्लियामेंट तक, संसद तक वो लगातार लड़े और इसी का माइलेज उन्हें मिला और लोगों में उनके प्रति एक भरोसा पैदा हुआ। लोगों को लगा कि मौजूदा जो सरकार है वो ठीक काम नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, करप्शन हो रहा है, आम आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है। तो इन सब चीजों से राहत देने का वादा और भरोसा उस समय जनता को दिया था भाजपा ने, और उस पर लोगों ने विश्वास किया और इसी का नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, मौका दिया उन्हें। फिर कांग्रेस विपक्ष में आती है और कांग्रेस के विपक्ष में आने के बाद कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जैसे कई सारे इश्यूज, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस समय देश में बेरोजगारी बहुत है। हरियाणा में देखें तो 37% बेरोजगारी की दर है, देश का एवरेज भी 10% के आसपास चल रहा है, महंगाई से भी लोग परेशान हैं, करप्शन भी ग्रास रूट लेवल पर कहीं कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सरकार जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है, जब वो अल्टीमेटली ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे आकर के इंप्लीमेंट होती हैं, तो उनके इंप्लीमेंटेशन के लेवल में सरकारों के बदलने के साथ कोई अंतर नजर नहीं आता है। जैसे आम आदमी, मैं मेरठ शहर की बात करूं, मेरठ 10 साल से लगातार जाम से जूझ रहा है, सरकारें सबकी चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के जो प्रोजेक्ट सिटी के अंदर थे, इनर रिंग रोड का प्रोजेक्ट हो या शहर के अंदर गार्बेज मैनेजमेंट का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, मैं देखता हूं कि लोहिया हापुड़ रोड पूरी जो है, सांस लेना मुश्किल है उस पे चलने में। किला रोड पे पूरे पे आज भी उसी तरीके से देश में स्वच्छता का बड़ा अभियान चला, लेकिन आज भी वही हालत है जो 10 साल 15 साल पहले थी शहर में। अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है, यूथ आज भी उसी से जूझ रहा है। समस्याएं कमोबेश वही हैं जो मुझे लगता है, लेकिन एक बड़ा अंतर ये है कि उस समय एक मजबूत विपक्ष था जो महंगाई को इश्यू बना रहा था, जो अनएम्प्लॉयमेंट को इश्यू बना रहा था और सरकार से लड़ रहा था जनता को साथ लेकर। आज इस तरह के मजबूत विपक्ष का अभाव हमें दिखाई देता है। जनता की जो वॉइस है, विपक्ष का काम होता है कि वो जनता की आवाज बने और जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, जो वादे सरकार ने किए थे, उनको लेकर के सरकार पर दबाव बनाए, सरकार को मजबूर करे कि उसके मैनिफेस्टो में जो डिक्लेरेशंस थे वो उनको इम्प्लीमेंट करें। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जनता के साथ खड़े होकर के मास मूवमेंट करे और चुनाव के जरिए सत्ता पक्ष को बेदखल करके नई सरकार का गठन करे चुनाव में। यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया और परंपरा है। लेकिन तमाम दावों के बावजूद कहीं विपक्ष उस तरह से जनता को लामबंद करता हुआ जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक अंतर जरूर है जो अभी दिखाई दे रहा है राहुल गांधी जी की इस यात्रा से, और जैसा आपने कहा भी, सुरेंद्र शर्मा जी ने भी कहा ये कि यात्राएं हमेशा पॉलिटिकल माइलेज देती रही हैं राजनीतिक पार्टियों को, और आजादी के पहले से इस देश में यात्राओं का एक बड़ा इतिहास रहा है, बड़ी शानदार परंपरा रही है, लोगों ने यात्राएं निकाली हैं। राहुल गांधी जब इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो वो ये कहते हैं कि मीडिया हमारी बात नहीं उठा रहा है और हमारी आवाज दबाई जा रही है, पार्लियामेंट में हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो लिहाजा हम सड़क पर निकलेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और डोर टू डोर जाकर के, गांव गांव जाकर के लोगों को बताएंगे कि क्या इश्यूज है, कहाँ सरकार फेल कर रही है और कौन से इश्यूज को लेकर के हम लामबंदी कर रहे हैं। तो ये बात सही है, इसमें काफी हद तक उनकी यात्रा, मुझे लगता है कि इस यात्रा के आमतौर पर इसको दो तरह से देख रहे हैं लोग कि क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा कांग्रेस को या विपक्ष को, और दूसरी बात है कि क्या राहुल गांधी की जो इमेज बनी थी पिछले 8-10 सालों में,
क्या वो इमेज बदलेगी उनकी? क्योंकि मोदी जी जब सरकार में आए तो मोदी जी के ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया, और सरकार में आने के बाद उनकी जो इमेज बनी है, मोदी एक ब्रांड बन गए अपने आप में। जितना माइलेज भारतीय जनता पार्टी को अपने कैडर का मिलता है, जितना आरएसएस के सपोर्ट का मिलता है, उतना ही इमेज मोदी का भी मिलता है। तो उन्होंने एक भरोसा जीता लोगों का। तो राहुल गांधी के सामने भी ये चुनौती है कि वो भी जनता का भरोसा जीते, उनकी इमेज भी उसी तरह की हो, उनको एक हीरो के तौर पर लोग देखें, एक आइकन के तौर पर लोग देखें। फिर दूसरा चैलेंज उनके सामने है कि अपनी पार्टी की इमेज बिल्डिंग करें, ग्रास रूट पर लड़ें। तीसरा चैलेंज है कि वो अकेले इसमें सक्षम नहीं है, वो दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कोएलिशन बना करके लड़ें। तो मुझे लगता है कि इस मकसद में राहुल गांधी काफी हद तक सफल होते दिख रहे हैं, कि उनकी इमेज जरूर बदल रही है इससे। जैसे राहुल गांधी टफ हैं, वो 25 किलोमीटर डेली चल सकते हैं, तो एक ऐसे घराने का आदमी जो लगातार सत्ता में रहे हैं, वो जमीन पर आकर के लोगों के साथ खड़ा हो सकता है। तो इससे लोगों का एक भरोसा बन रहा है कि ये आदमी टफ है। वो यूपी के जो लड़के हैं, वो इमेज बदल रही है कि यूपी के 2 लड़के जिस तरह से बीजेपी के साथ लड़ रहे थे, और वो बीजेपी ने काउंटर भी किया उनको कि ये लड़के हैं, अनुभव नहीं है इनके पास, ये लड़ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल जी की इमेज इससे बदल रही है, और वो जितने भी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे बागपत से ये निकली है यात्रा, यहाँ पर गाजियाबाद और शामली जिले से निकली है। तो मैं बागपत जिले में गया था इसको देखने के लिए, कि मुझे कोई खबर नहीं लिखनी थी, सिर्फ एनालिसिस के तौर पर कि हमारे इलाके से एक यात्रा निकल रही है, मीडिया में जिसका जोर शोर है, जिस पर लगातार बहस और बातें हो रही हैं, तो उसकी रियलिटी क्या है ये देखने के लिए मैं गया। तो मैंने देखा कि 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे वहां यात्रा में गांव-गांव में खड़े हुए हैं बाहर। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि बच्चों क्यों इकट्ठा हो यहाँ, किस लिए आए हो? तो उन्होंने कहा, कुछ ने कहा कि राहुल गांधी आ रहा है आज यहाँ से, कुछ ने कहा कि राजीव गांधी आ रहे हैं, और कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि इंदिरा गांधी का पोता आ रहा है। तो एक इमोशनल, एक सेंटिमेंट कैश करने की जो उनकी जो पॉलिसी है, मुझे लग रहा है राहुल जी का मकसद भी यही है, वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ है। लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि ये पैदल घूम रहा है, ये आदमी लगातार जा रहा है, सरकार के खिलाफ वॉइस रेज कर रहा है। और एक काम तो राहुल जी ने किया, ये व्यक्तिगत तौर पे, उनकी पार्टी भले ही नहीं लड़ पाई सरकार के खिलाफ, लामबंदी नहीं कर पाई, विपक्ष भले ही फेल होता हुआ दिखा, लेकिन इंडिविजुअली वो लगातार वॉइस रेज करते रहे, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। वो एक अलग बात है कि वो उस तरह से नहीं घेर सके सरकार को, जिस तरह से एक विपक्ष घेरता है, जिस तरह से भाजपा ने उनकी पार्टी को घेरा था, उनकी सरकार को घेरा था। भाजपा बहुत दमदारी से घेर रही थी। तो लेकिन अब वो इमेज बदल रही है उनकी धीरे धीरे, और उस इमेज का कितना फायदा होगा उनको तात्कालिक तौर पर, अगले 1 साल में 10 राज्यों में चुनाव है, अगले 1 साल के बाद लोकसभा का भी चुनाव है। तो मैं ये बहुत भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि इन 10 राज्यों के चुनाव में या इस 2024 के चुनाव में राहुल जी के लिए वोट में कन्वर्ट हो जाएगी ये भीड़ जो उनके लिए खड़ी दिखाई देती है, उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, या उनकी यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो वोट बैंक में भी कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं होंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। और जो सुरेंद्र शर्मा जी की पार्टी है, या बहुजन समाज पार्टी है, या समाजवादी पार्टी है, ये किस तरह से कोएलिशन में आएंगी, ये सुरेंद्र शर्मा जी की बात सही होगी कि नहीं होगी, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर सीधे फाइट होती है यूपी में इन इलेक्शंस में, 2024 के इलेक्शन में अगर सीधे फाइट होती है गठबंधन और बीजेपी के बीच में, तो मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ा मुश्किल होगी और असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा, गठबंधन थोड़ा मजबूत लड़ेगा। लेकिन अगर एक थर्ड फ्रंट हो जाता है और सपा बसपा में से कोई भी पार्टी अलग जाकर के लड़ जाती है, तो निश्चित तौर पर इसका माइलेज मिलेगा बीजेपी को। और अभी बहुत संकेत इसके मिल नहीं रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली, जैसे देखिए कि यात्रा से पहले अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर बाद में उनका ट्वीट आता है कि हमारी सहानुभूति यात्रा के साथ है। जयंत चौधरी भी शुरू में ये एकदम से वो स्टेप नहीं ले पाए कि वो यात्रा को सपोर्ट कर दें। लास्ट मोमेंट में उन्होंने भी सपोर्ट करने का डिसीजन लिया और अपने लोगों से कहा कि शामिल हो जाइए। मायावती जी का ट्वीट भी आखिरी वक्त में एकदम आया है। तो इस तरह से इनकी एकता, चूंकि इनके बीच में भी वोट बैंक को छीनने की, अपना वजूद बनाए रखने की एक जंग है,
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं चाहेंगे कि यूपी में कांग्रेस खड़ी हो, और कांग्रेस पीछे गई तभी बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का वजूद बना यूपी में। कांग्रेस की खोई हुई जमीन को हासिल किया उन्होंने। तो उनके बीच भी आपसी अंतर विरोध हैं। तो विपक्ष के सामने चुनौती जरूर है कि 24 के लिए वो कैसे खुद को तैयार करता है, कैसे संगठित होता है, और उनका अपना जो वोट बैंक है वो कैसे एक दूसरे को शिफ्ट करा पाते हैं, और कैसे सरकार के जो फेलियर हैं, कोई भी सरकार 100% सफल नहीं होती। अरुण भाई साहब बैठे हैं, छात्र जीवन से राजनीति से जुड़े हैं, कितनी सरकारों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया है, इनकी पार्टी ने संघर्ष किया है। आज उनकी पार्टी सत्ता में है, वो एक अलग बात है, उनकी सीमाएं हम समझते हैं, लेकिन सत्ता किसी की भी हो, वो हमेशा 100% सफल नहीं होती है। वो कुछ ना कुछ लैकिंग करती है। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे करप्शन होता है बहुत सारी चीजों में, पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में उनकी लीडरशिप। आप देखिए कि मुख्यमंत्री इनॉग्रेशन करके गए थे मेरठ में, 8 चौराहों पे यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं। योगी जी की मंशा थोड़ी खराब थी, उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स इसलिए थोड़ी लगाए थे कि लोग जाम में फंसे रहे। 6 महीने से 10 मई से आज तक उनकी टाइमिंग सेट नहीं हो पाई, लोग जाम में फंस रहे हैं, और वो पर्पस डिफीट हो गया जिस पर्पस के लिए वो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे थे। इसी तरह से सिक्योरिटी के इश्यूज हों, मुख्यमंत्री कह के गए थे कि गृह मंत्रालय के सर्विलांस से जोड़ा जाए पूरे शहर के इन ट्रैफिक सिग्नल्स को कैमरे लगा करके, और आज तक कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि स्वच्छता का इतना बड़ा अभियान मोदी जी ने चलाया, और शहर की हालत देखिए क्या हो रखी है। पूरे शहर में कंप्यूटर लगा करके लाखों लाख लोगों ने वोटिंग की दिन रात, और ये भरोसा लोगों को हुआ कि साहब अब चीजें बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। ये छोटे छोटे इश्यूज गिना रहा हूं मैं कि जिन पे कोई भी सरकार किस तरह से जो है सिस्टम फेल कर जाता है और विपक्ष कोई इशू नहीं बना पाता। अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू है। जी प्रशांत जी, आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष जो इशू बनाने में कहीं ना कहीं उतना सफल नहीं होता दिखाई देता। जो जैसे आपने कहा कि बीजेपी जो विपक्ष में थी वो इतना इशू इरेज करती थी और बड़ा उनका प्रदर्शन में कहीं ना कहीं ऐसा ताकत दिखाई देती थी कि जिससे सरकार के साथ वो डायलॉग करने में सफल रहे। और इसी अब पर्चा में आता हूँ सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील जी से आपने पूरी सभी वक्ताओं को सुना, और जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा पार्टी का, किस तरह से उनकी पार्टी का जो पक्ष है। और रविंद्र राणा जी को भी आपने सुना, उन्होंने विस्तार तरीके से बताया कि क्या संभावना इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे देख रहे हैं। गठबंधन बन जाते हैं तो चुनौती बीजेपी को मिल सकती है, गठबंधन नहीं बनता तो निश्चित रूप से बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। और जिस तरह बताया था डॉक्टर साहब ने कि जो वहाँ के उन्होंने लोगों से चर्चा की इस क्षेत्र में बागपत के लोगों से, और मैंने भी चर्चा की, वहां पर ये आता निकल के अगर जयंत चौधरी राहुल गांधी एक साथ आते हैं, लोगों का ये मंशा है, तो निश्चित रूप से ताकत यहाँ पर स्थापित हो सकती है। आपका क्या आकलन है, क्योंकि आप भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा और जो पूरी बेल्ट की जो राजनीति है उसको बखूबी आप जानते हैं, समझते हैं, आपका क्या आकलन है इस बारे में सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद प्रशांत जी। राहुल गांधी की इस पदयात्रा से, भारत जोड़ो पदयात्रा से देश में एक राजनीतिक विमर्श बदला है, ये मेरा मानना है। विपक्ष को जिस तरीके से खारिज करने की संस्थागत कोशिशें हो रही थी उस पर विराम लगा है, ये मेरा मानना है। विपक्ष की विश्वसनीयता लोगों के बीच में बढ़ी है, मैं ऐसा सोचता हूं। और जिस तरीके से राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करने की कोशिश एक अभियान के तहत या संस्थागत तरीके से, संगठनात्मक तरीके से की गई थी, उसको रोकने में या निर्मूल साबित करने में राहुल गांधी साबित हुए हैं, ऐसा भी मेरा मानना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है, उसके पास संगठन की बड़ी ताकत है और उनके पास लीडरशिप भी बहुत मजबूत है। लेकिन अगर कोई एक पार्टी सोचती हो कि राहुल भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लेगी वो 2024 के चुनाव में, तो संभव नहीं। लेकिन अगर वो हम सभी विपक्षी दल मिल करके करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपराजय नहीं है। तत्काल अभी हाल में ही जो खतौली विधानसभा का उपचुनाव का परिणाम है वो इस बात का संकेत है कि देश की इस इलाके में और प्रदेश में राजनीतिक माहौल किस तरीके से बदल रहा है। उस खतौली में जहां 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 लाख से ज्यादा मतों से उस सीट को विपक्ष से छीन लिया था, खतौली में कभी विपक्ष नहीं जीता, लेकिन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा मतों से उस सीट को छीन लिया। 2022 के उपचुनाव में 2022 के चुनाव में 50,000 से अधिक मतों से दोबारा जीत लिया, और 2022 के चुनाव में भारी मतों से विपक्ष ने उस सीट को भारतीय जनता पार्टी से छीन।
यह बताता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक बदलाव की स्थिति है। जो 2012-13 के दंगे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सामाजिक समीकरण बदला था, वो मेरा यह मानना है कि उस सामाजिक समीकरण को ठीक करने में राष्ट्रीय लोकदल ने बड़ी कामयाबी पाई है। राष्ट्रीय लोकदल के राजनीतिक कार्यक्रम, लोगों से मिलना, लोगों के साथ बैठना, लोगों को एक जगह लाना, मुझे लगता है कि उस सामाजिक बदलाव का बहुत बड़ा एक कारक साबित हुआ है। और मुझे ये भी लगता है कि किसान संगठनों ने भी इससे बड़ी भूमिका अदा की। वो जात बिरादरी से अलग हट करके किसानों को किसान के रूप में चिन्हित करने की उन्होंने कोशिश की। आज जो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि अगर जिस तरीके से पिछले चुनाव में अगर गठबंधन बना करके आप ये चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चुनौती दी है, उस तरह का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में कामयाब रहेगा। या मैं इस तरह ये मेरी मान्यता है, ये मेरी समझ है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ कांग्रेस का तालमेल राजस्थान में है। अभी चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर राजस्थान में एक बड़ी सभा हुई भरतपुर में, पड़ोसी जिला है उत्तर प्रदेश का। वहां पे उस मंच पे जयंत चौधरी जी मौजूद थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद थे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद थे, और अभी जो राज्यपाल पद से हटे हैं मलिक साहब, वो भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को बताती है, और यह मौजूदगी अगर बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को आप खारिज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं खारिज कर सकते कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आम लोगों में जो विश्वास है वो कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। और राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी को मैं ये नहीं मानता कि ये कांग्रेस से अलग होगी, कांग्रेस से को अपना विरोधी मानते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे तो आपका मतदाता आपके पास रुका रह जाएगा। अगर मतदाता बदलाव चाहता है तो आपको छोड़ने में उसको दिक्कत नहीं होगी। ये अल्पसंख्यक मतदाता बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ था। बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक निष्क्रियता ने उसको 100% शिफ्ट कर दिया समाजवादी पार्टी। दिल्ली में, आपका पड़ोसी राज्य है दिल्ली में अल्पसंख्यक मतदाताओं ने, दलित मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी को वोट दिया। एमसीडी के चुनाव में आप देख लीजिए कि जब आम आदमी पार्टी का रवैया बदला, जब लक्ष्मी गणेश की बात करने लगे, तो अल्पसंख्यक मतदाताओं ने और दलित मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ चली और कांग्रेस को जिता दिया कई इलाकों में। एक जो मत प्रतिशत था कांग्रेस का, जब यह कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस का कोई दिल्ली में लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बावजूद इसके आम मतदाता बाहर निकल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ मतदान किया और कांग्रेस को जिताया। तो मतदाता किसी के कब्जे में नहीं है, यह किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जाट मतदाता इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी के मतदाता नहीं रहे। लगातार चौधरी चरण सिंह साहब ने जो उनको संगठित किया वो विपक्ष के साथ खड़े रहे। लेकिन 2012-13 के दंगे के बाद जाट मतदाताओं ने जम के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और लगातार दिया। 2014 में दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, 2022 में दिया। लेकिन ये जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में इन जाटों ने इनका साथ छोड़ा। और खतौली का चुनाव ये संकेत देता है कि जो जाट शिफ्ट हुए थे विपक्ष के साथ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे, वो फिर से राष्ट्रीय लोकदल की ओर आ रहे हैं। तो राजनीतिक कार्यक्रम ही आपको आपके साथ ला सकते हैं। गवर्नेंस के आधार पर ही आप लंबे समय तक अपने मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रख सकते हैं। जब 2014 में यह सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित रूप से यूपीए सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा व्यापक हमला था। लेकिन साथ ही साथ 3 टर्म के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास की बात कही गई थी, विकास के डेवलपमेंट गुजरात मॉडल की बात कही गई थी। किसी ने नहीं कहा था कि हम आकर के भव्य मंदिर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके कहा था कि राम मंदिर मेरे आस्था का विषय है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, मेरे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। आगे आकर क्या हो गया कि आप गवर्नेंस की बात ही नहीं करते हैं। आप ये बताते हैं कि राम मंदिर, राम को कांग्रेस ने बनने नहीं दिया, हमने आपके बना दिया। सरकार राम मंदिर बनाने के लिए चुनी गई थी, लेकिन क्यों राम मंदिर बनाने के लिए नहीं चुनी गई थी? जो देश के सामने समस्या, अगर देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, देश का की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है,
रोजगार के संकट पैदा हो रहे हैं, पूंजी का एकत्रीकरण हो रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण को प्रोत्साहन दे रहे हैं, युवाओं के सामने रोजगार की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है दिन प्रतिदिन वो महंगी होती चली जा रही है, स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है, स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा चरमरता चला जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जवाबदेही किसके ऊपर बनेगी? निश्चित रूप से सरकार के ऊपर बनेगी। और अगर आप इस माहौल को अगर ये विपक्षी दल बनाने में कामयाब रहे तो निश्चित रूप से विपक्ष को सफलता मिलेगी। आखिर अगर आपने 3 चुनाव हुए, 3 चुनाव में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती, निश्चित रूप से उसकी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यही पार्टी तमाम लीडरशिप के बावजूद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई। यही भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कितनी मजबूती के साथ उपस्थित है, सभी के सभी सांसद उनके अपने हैं, बावजूद उनका एमसीडी के चुनाव में हार गए। 15 साल से एमसीडी में इनका कब्जा था, जनता ने नकार दिया। गोया कि गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण विषय है और गवर्नेंस के नाम पर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान ये कहा था कि 10 मार्च के बाद आवारा पशुओं का इंतजाम कर दिया गया। 10 मार्च कौन का है? अच्छा, जनवरी 2023 आ गया, पूरा का पूरा साल बीत गया, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिन आर्थिक नीतियों को लेकर के आपका आलोचना की जाती है उसका आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के माध्यम से जो विपक्ष को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई थी, उस पूरे के पूरे माहौल को खत्म कर दिया। यह इस यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। और अगर इस कड़ाके की ठंड में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, बागपत और गाजियाबाद के बॉर्डर पर में कोई मतलब है, यह अनायास नहीं है। और अगर आपके साथ ये लोग आपके साथ एक मंच पे आपका स्वागत करने के लिए इकट्ठे होते हैं, आपको विपरीत मौसम में सुनते हैं, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपके साथ यात्रा करते हैं, तो यह मेरा मानना है कि यह प्रायोजित नहीं हो सकता। कोई भी मेरी अपनी समझ यह है कि इस देश में कोई भी राजनीतिक यात्रा विफल नहीं रही है, किसी की भी यात्रा हुई हो, चाहे वो आजादी के दौरान महात्मा गांधी जी की यात्रा हुई हो, चाहे आजादी के बाद में चंद्रशेखर जी की यात्रा हुई हो, चाहे छोटी छोटी यात्राएं आंध्र प्रदेश में हुई हो, पश्चिम बंगाल में हुई हो, तेलंगाना में हुई हो, महाराष्ट्र में हुई हो, सभी यात्राओं ने अपने परिणाम दिए हैं। और यात्राओं के सफलता का आकलन आप केवल चुनावी परिणाम से नहीं ले सकते। चुनावी परिणाम हो सकता है कि आपको ये लगे कि इसका पॉलिटिकल डिविडेंड अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं मिलेगा ऐसा मुझे स्वीकार करने में असुविधा होगी। जो राजनीतिक माहौल बदला है, विपक्ष के प्रति जो विश्वास बढ़ा है इस यात्रा के माध्यम से, मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। अब तक यह बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी के सामने कोई नेतृत्व नहीं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जो प्रचार है, जो स्वीकृति है, जो उनका नेतृत्व है, उसमें कोई हरास नहीं हुआ, उनकी पॉपुलरिटी में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन राहुल गांधी का कद बढ़ा है, विपक्ष का कद बढ़ा है, विपक्ष को लोग स्वीकार करने लगे हैं, यह मानने लगे हैं कि विपक्ष भी एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था देने की स्थिति में है। अगर 2024 के चुनाव में किसी नेता को अगर प्रायोजित करने की कोशिश की गई तो मुझे लगता है कि विपक्ष में ही एकता नहीं बनेगी। अगर आप मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, मेरा अपने मानना है कि अगर आप मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया 2024 का कि बेरोजगारी के नाम पर, मूल्य वृद्धि के नाम पर, आर्थिक नीतियों के नाम पर, महंगी शिक्षा के नाम पर, खराब किसानों के मुद्दों के नाम पर, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। और अगर यह एक राजनीतिक माहौल का ही परिणाम है, अगर किसानों ने एक लंबा आंदोलन चला करके सरकार को अपने वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, तो निश्चित रूप से यह यात्रा जो एक राजनीतिक माहौल बनाएगी, इसके राजनीतिक लाभ विपक्ष को मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि इस भारतीय जनता पार्टी के लिए के सामने चुनौती होगी। आप ये जो बात हम लोग ये कर रहे थे कि जयंत चौधरी जी ने, अखिलेश जी ने और मायावती जी ने बहुत बाद में जन समर्थन दिया। आप जनता जिस तरफ जा रही है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। जनता अगर राहुल गांधी के साथ इकट्ठी हो गई तो अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हैं और विपक्षी राजनीति करते हैं तो आप खारिज हो जाएंगे। यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है ये।
आपका कोर मतदाता, आपका प्रतिबद्ध मतदाता, आपके पार्टी का कार्यकर्ता तो हो सकता है कि आपके साथ जुड़ा हो, लेकिन आपके साथ को समर्थन देने वाला, आपके साथ सहानुभूति रखने वाला, आपके कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति समर्थन देने वाला व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा अगर आप उसकी धारा, मुख्य धारा के साथ आप नहीं। जी जी। अगर राहुल गांधी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो यात्रा निकली है, आखिर इसका राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा? अगर गठबंधन से ही चुनाव हो तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा राष्ट्रीय लोकदल को, क्योंकि उस इलाके में सबसे मजबूत पार्टी विपक्ष की राष्ट्रीय लोकदल है। तो जो अगर सरकार के खिलाफ कोई माहौल बनता है तो इन और गठबंधन के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, तो यह मेरा मानना यह है कि विपक्ष को फायदा मिलेगा और विपक्ष की विश्वसनीयता बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 के चुनाव में एक कठिन स्थिति पैदा होगी अपने लोगों को अपने साथ रोके रखने के लिए, क्योंकि सरकार के सामने बहुत सारी विफलताएं हैं। मैं ये स्वीकार कर सकता हूं, राणा जी ने जो बात कही कि कांग्रेस उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर पाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार को घेरा था, लेकिन उसमें भी कारण है कि जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, उसकी सदस्य संख्या भी पर्याप्त थी। आज इनके पास कोई सदस्य संख्या नहीं, 50 के पोते कितना लड़ लेंगे आप? लेकिन और लगातार 2 सालों तक ये हालात ही बने रहे, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से विपक्ष को बड़ी ताकत दी है। एक असहमति के का भी एक लोकतंत्र में स्थान है, इस धारणा को मजबूत किया है और लोगों के सामने यह बात रखने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी अपराजय नहीं है। अगर मिल करके लड़ा गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती साबित की जा सकती है, खड़ी की जा सकती है। जी प्रशांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनौतियां निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी हैं, और अगर गठबंधन एक रहता है, पार्टी एक हो जाती है बीजेपी के खिलाफ, तो निश्चित रूप से एक बड़ा कहीं ना सिनेरियो राजनीतिक रूप से डेवलप हो सकता है। मैं अरुण जी के पास आता हूँ। अरुण जी, जैसे आपने सुना सभी वक्ताओं को और सभी ने बताया कि अगर गठबंधन बन जाता है, सभी पार्टी एक साथ आ जाते हैं, तो बीजेपी के लिए चुनौती निश्चित रूप से बढ़ेगी। साथ ही मेरा सवाल यही है कि जैसे महंगाई की बात राणा जी ने भी कही, सुरेंद्र जी ने भी कही, और जो किसानों का इस बेल्ट में जो बड़ा मुद्दा है वो एमएसपी का और गन्ना भुगतान का आज भी बड़ा मुद्दा है, और सरकार के जो दावे हैं उसके विपरीत किसानों की जो राय है, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। किसान कहते हैं कि आज भी हमें समय पे गन्ना भुगतान नहीं मिल रहा है। एमएसपी का मुद्दा आपके सबके सामने है ही, लेकिन साथ ही अगर योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली को हम देखें, अभी मुंबई में वो इन्वेस्टमेंट के लिए गए हैं कि वहाँ पे उद्योगपतियों ने बातचीत की, और पश्चिमी यूपी में भी चाहे मेट्रो का हो काम हो, चाहे हवाई उड़ान की बात हो, अन्य इस तरह के जो कार्य सामने भी आ रहे हैं। लेकिन साथ ही किसान, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मेन कम्युनिटी मानी जाती है, किसान व जो वर्ग है, वो सरकार से नाराज दिखाई देता आज भी। तो ऐसे में ये विकास के मुद्दे जो गिनाए जा रहे हैं, रैपिड रेल के या हवाई उड़ान के, और किसान बताते हैं अपने एमएसपी के मुद्दे, गन्ना भुगतान के मुद्दे, ये जो आप क्या समझते हैं इस विषय में कि किसान को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही सरकार? राजनीतिक जो कार्यकर्ता रहते हैं वो अपनी अपनी बात अपने हिसाब से कहते हैं, बात ठीक है, लेकिन चाहे डॉक्टर रविंद्र राणा हो या सुनील शुक्ला जी हो, उन्होंने जो बात रखी है वो सबके ध्यान में आई होगी। एक बात जो कहा गया कि कांग्रेस ठीक से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, तो इसमें दोष कांग्रेस का है, दूसरे विपक्षी दलों का। 1952 से लेकर 2022 तक 70 साल के इस राजनीतिक यात्रा में भाजपा ने तो जीरो से शुरू किया था जनसंघ के रूप। 15 साल बाद हमें पहली बार 1967 में सत्ता में भागीदारी का थोड़े समय के लिए अवसर मिला। फिर 10 साल तक हमने संघर्ष किया तो 1977 में मिला। फिर लगभग 15 साल किया तो 90 के बाद मिला। आती रही जाती रही सरकार। लेकिन यदि विपक्ष की भूमिका में आप जनता से जुड़े सवालों को उठाते हैं, ईमानदारी से उठाते हैं, और उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, तो जनता उसकी ओर ध्यान देती है और निश्चित रूप से चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिलता है। कांग्रेस के साथ इसका अभाव है। आज 33 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश के शासन में नहीं है। यदि उनको राजनीति में वापस लौटना था, और जो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है, उसका अधिकार होता है, और उसका यही इसी के लिए राजनीतिक दल होते हैं, उन्होंने कभी ईमानदारी से प्रयास किया।
नेता और कार्यकर्ता दोनों ही जनता से कटते चले। अब सवाल, मैं तो मुख्य विषय पर इस पर आता हूँ, ये जो आप जिस यात्रा की बात कर रहे हैं उसका कितना प्रभाव राजनीति पर पड़े। हम केंद्र में लगातार 2 बार से सरकार में हैं और तीसरी बार निश्चित रूप से चुने जाएंगे, हमारा विश्वास है, और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसका हमें भरोसा है। उत्तर प्रदेश में भी 35 साल के बाद एक दल की सरकार रिपीट हुई है, तो जहां जनता के सवालों का सवाल है, वो सवाल मुझे लगता है विपक्षी दलों के द्वारा उठाए गए सवाल ज्यादा है, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया है। यदि जनता उन सवालों को स्वीकार कर लेती तो ये प्रदेश में दूसरी बार सरकार नहीं आती, पहले से अधिक समर्थन के साथ नहीं आती। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक यात्रा होती है उससे उस राजनीतिक दल का जनता के साथ कनेक्ट, संबंध बढ़ता है, लोग आते हैं। पर जिस भीड़ की हम बात कर रहे हैं, ये भीड़ वास्तव में वोट में बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये तो 1 साल बाद पता लगेगा। लेकिन इस देश की जनता का, एक आम जनमानस का, कोई भी अगर विशेष व्यक्ति हमारे बीच में आता है, कोई राजनीतिक दल का बड़ा, भले ही अब मान लीजिए कांग्रेस का कोई आ रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता न जाए, ऐसा नहीं है। सबके माथे पर भाजपा नहीं लिखा जाता, वो भी जाके देखते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, उनको नजदीक से देख। मुझे याद आता है 1962-63 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरठ में आए थे, मैं 7वीं-8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं था, पर बच्चों में जो जोश था उस समय और जिस ढंग से जाके हमने उनको देखा, तो वो एक उत्साह रहता है। और अगर मैं राजनीतिक रूप से कहूं तो भीड़ तो कई जगह जुड़ जाती है, नट के खेल में जुड़ती है, मदारी के खेल में जुड़ती है, जादूगर के खेल में जुड़ती है, और कोई तमाचा हो, इवन कोई एक्सीडेंट सड़क पे हो जाए उस पर भी लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन वास्तविक संवेदनाएं कितनी रहती हैं। कहा जाता है मदारी का खेल देखने के बाद खेल खत्म, पैसा हजम। लोग गए, देखा। चर्चा इस यात्रा की, परिणाम क्या होंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी जी की शर्ट की हो रही है। इस भयंकर सर्दी में जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। और अभी हाल में बहन भाई के प्रेम प्रदर्शन की भी चर्चा हुई। लेकिन इसका राजनीतिक लाभ कितना होगा, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक लोकदल का सवाल है या जो किसान आंदोलन का सवाल, किसान आंदोलन का परिणाम हमने 2022 के चुनाव में देख लिया। योगेंद्र यादव सरीखे लोग जो ये कहें कि हम तो उनके लिए, विपक्ष के लिए राजनीतिक पिच तैयार कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक दल उसका लाभ नहीं उठा पाए। तो मुझे लगता है इस यात्रा में भी कई, मैं आंदोलनजीवी नहीं कह रहा हूं, मेरा शब्द है अवसरजीवी लोग जुड़े हैं, जो विपक्ष के लिए तथाकथित पिच तैयार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो परिणाम 2022 में हुआ था वही आने वाले 2024 में भी होगा। फिर भी मेरी विपक्षी दलों के लिए शुभकामनाएं हैं। लोकदल का साथ तो सभी को मिल जाता है, कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, भाजपा को भी कई बार मिला है और अगली बार भी हमें नहीं मिलेगा, इसका कोई निश्चित गारंटी किसी के पास नहीं है। हो सकता है उनका भी हृदय परिवर्तन हो, लेकिन जो भी चल रहा है इस समय, वो एक बार हम लोग, सब लोग हमने देखा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि भाजपा के खिलाफ, कभी कांग्रेस के खिलाफ सभी राजनीतिक दल इकट्ठे हुआ करते थे। आज मुझे तो इस बात का गर्व होता है, एक जमाना था जब हम सब मिलकर यूसुफ भाई से लड़ा करते थे, और आज सारे लोग मिलकर अगर भाजपा से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका धर्म है, कर्तव्य है, वो करे। पर भाजपा अपने वैचारिक ढांचे पर, अपने संगठनिक ढांचे पर, अपनी शासन की कुशलता पर, मोदी जी जैसे बड़े विराट व्यक्तित्व और नेतृत्व के आधार पर देश को की सेवा करने के काम में जुटी है। जनता का विश्वास हमारे साथ है, वो भरोसा हमारे साथ है, और मुझे लगता है कि सब तरह की यात्राएं, थोड़ा बहुत आप कहते हैं फर्क पड़ेगा। अगर भाजपा के पास आज 303 सांसद हैं, अगर 300 रह गए तो भी आप कहेंगे भाजपा को फर्क पड़ गया। और जिसके पास 5 हैं, 4 हैं, लोकदल के पास एक भी नहीं है, बसपा के पास नहीं है, अगर उनको एक भी मिल जाएगा तो आप कहेंगे फर्क पड़ गया। कांग्रेस के पास अगर 2 हैं, 3 हैं, तो वो भी फर्क पड़ जाएगा। फर्क की परिभाषा अगर इस तरह से दी जाएगी तो निश्चित रूप से
उनको भी फर्क पड़ने वाला है, हमें भी फर्क पड़ने वाला है। पर आने वाले 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व का चुनाव है, और मैं इसी के साथ अपनी बात पूरी। जैसा आपने एक बड़ी संभावना अपने लिए आपने बताई कि अभी मजबूत संभावना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और विपक्ष की जो कार्य है आपने उसकी भी कहीं ना आलोचना की। और मैं यूसुफ कुरैशी जी के पास आता हूँ। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने सुना अरुण जी को, अब इससे पहले अन्य वक्ताओं को भी, तो सभी ने कहीं ना कहीं बात तो निकल के आती है कि विपक्ष की जो भूमिका है वह उस तरह से अपने भूमिका का न्याय करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई है जैसी विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन सबने एक बात और कही कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वह कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं तो जीवित कर ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही लोकदल की भी भूमिका को लेकर भी अरुण वशिष्ठ ने संकेत दिए कि हो सकता है हृदय परिवर्तन भविष्य में हो जाए। आपका क्या मानना है कि एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, कह लूं? हाँ जी, हाँ जी, इजाजत है? हाँ जी बिल्कुल। ये जो सपा ने बसपा ने देर से समर्थन दिया है, इसके पीछे भी उनकी नीयत और मंशा सामने आती है। अखिलेश जी तो कहते रहे हमें निमंत्रण मिला ही नहीं है, कांग्रेस कहती रही हमने निमंत्रण भेज दिया है, और उन्होंने वो यात्रा का जो समय था, यानी जो मदद करने की बात थी, वो उसको समय गुजार गए। तो सब इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि आखिरी समय में एक औपचारिकता पूरी कर दें। और मुझे महाभारत का वो प्रसंग याद आता है कि जिसमें अर्जुन और कौरवों का जब संघर्ष था, तो उसमें एक ने सेनापति चुना और बाकी ने सेना चुनी। तो जो सेना अगर आपने भेज भी दी है, लोकदल के कार्यकर्ता वहां चले भी गए हैं, तो वो गए और वापस आ जाएंगे। इस समर्थन का कोई महत्व नहीं है। दिल से समर्थन होता तो शायद उसमें कुछ और लाभ होता। जी जी जी, कि मतलब वही संकेतों में आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सांकेतिक रूप से इशारा किया है कि कुछ ना कुछ जो भविष्य की राजनीति है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है। तो मैं यूसुफ कुरैशी जी के पास आता हूँ, क्योंकि संगठन की राजनीति को आप अनेक वर्षों से करते रहे हो और आपने देखा कि कांग्रेस का जो संगठन है किस तरह से वह कार्य करता है। और बात हो जाती है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर लगातार चल रहे हैं, उनकी जो मेहनत है, क्या संगठन उसे सहेज कर रखने में सफल हो सकता है? क्या संगठन उस मेहनत को आगे तक ले जा सकता है? आपका क्या मानना है? आप क्या देखते हैं इस बारे में, यूसुफ कुरैशी जी? हमने मेरठ कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की साथ में। मैं ये कहूंगा, इन्हीं की बात से मुझको लगा कि ये बीजेपी की जो सोच है वो अभी भी अरुण जी के लफ्जों से निराशजनक मुझको मालूम लगी है। क्योंकि राहुल जी पर बाकायदा अटैक, उनकी बहन कैसे मिल रही थी, वो कैसे शर्ट पहन रहे थे, तो ये चीजें, क्योंकि मुद्दे जनता का सहयोग और समर्थन तो राहुल जी की यात्रा को मिल रहा है। अब कोई गुंजाइश ही नहीं है कहने की नहीं है कि राहुल जी की यात्रा को जनता का समर्थन नहीं है, जनता का सहयोग नहीं है, या जनता लाई जा रही है जैसे और लोगों को रैलियों में लाई जाती है। तो अरुण जी का ये कहना कि भाई कैसे मिल रहे थे, बहन कैसे मिल रहे थे, शर्ट कैसे पहन रहे थे, शर्ट कैसे चल रहे हैं ऐसी सर्दी में, तो ये मैं समझता हूँ ये यात्रा की पूर्ण सफलता है। और कोई आलोचना का मुद्दा यात्रा के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है। रहा राजनीतिक बात, सत्ता में कांग्रेस हारी और 30 साल से हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ एक तारीखी शहर है, इनकलाबी शहर है, जंगे आजादी का अगुआ मेरठ रहा है। और यहाँ कांग्रेस शासन काल में जितना मेरठ का विकास कांग्रेस के शासन में हुआ, और मेडिकल कॉलेज रहा हो, डिग्री कॉलेज रहे हो, या आपके हॉस्पिटल रहे हो, या आपका स्टेडियम रहे हो बनाने का, और जो हमारे मेरठ जैसी जगहों पर नौचंदी एक्सप्रेस का दिया जाना रहा हो, राज्य रानी दी गई हो, या आपका संगम एक्सप्रेस दी गई हो, ये सब शासन काल के अंदर दी गई है। हमारे मुझे याद है स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जब कांग्रेस शासन में मंत्री थे, तो उन्होंने यहाँ से उड़ान भरने के लिए हवाई पट्टी और हवाई जहाज के लिए ऐलान किया था। मैं समझता हूँ कि वो मंत्री रहते स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, तो वो सपना कब का साकार हो गया होता। बीच बीच में इनके सांसद भी मेरठ से निर्वाचित होते रहे, और 2017 में तो ये पूरे जिले के अंदर सारे जनपद में एक विधायक को छोड़ के पूरे जनपद में भाजपा के विधायक रहे। लेकिन आज की तारीख तक वो, अब आज अखबार में पढ़ना मिल रहा है कि वो मंत्री जी से बात हो गई है, मंत्री जी ये कर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह के उस सपने को जो मेरठ को करना चाहते थे,
आज तक इतनी सत्ता मेरठ के लोगों ने इतना सहयोग दिया, सारे विधायक इनके जिताए, सांसद इनके जिताते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज ये बता दें कि कोई रेल दी हो, कोई हवाई जहाज दिया हो, कोई मेडिकल कॉलेज दिया हो, कोई आपका इस तरीके का दिया हो कि सब लोगों के लिए जो जिससे कहा जा सके कि हम मेरठ की तारीखी इनकलाबी सरजमीन पर हमने कोई विकास का कार्य किया है। यही बात पूरे देश के ऊपर लागू होती है। इन्होंने वादा किया था सरकार बनने से पहले कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम महंगाई को दूर करेंगे। लोगों ने विश्वास किया और हम सही तरीके पे, जो कांग्रेस शासन में इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी कमजोरी रही, कमी रही, हम अपने कार्यों को, हम अपने विकास को अब कांग्रेस की सरकार की कारकर्दगी को जनता के सामने सही तरीके से पेश नहीं कर पाए, जिसका नतीजा हम ये हुआ कि हम सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विश्वास करके सत्ता में लाए, विकास पर विश्वास किया। और अब 2017 में जब वो चुनाव हुआ तो और लोकसभा के फिर उसके बाद में चुनाव हुआ, तो लोगों ने कहा कि विकास देखते हैं कि विकास होता है या नहीं होता है। अब ये पूर्ण रूप से तमाम जनता को ये बिल्कुल आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी पूर्ण रूप से असफल है। किसान में असंतोष है, छात्रों में असंतोष है, युवाओं में असंतोष है, महिलाओं में असंतोष है, महिलाओं में असंतोष है, तमाम वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान हाल है, शिक्षक परेशान हाल है, तो तमाम जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है। आने वाला समय 2024 का हो या उसके बाद फिर विधानसभा का हो, मुद्दों के चुनाव होंगे। पिछले चुनावों के अंदर भावनात्मक मुद्दे भी थे, मंदिर मस्जिद का मुद्दा लाकर जो राजनीतिक दल अपनी रोजियां सांप्रदायिकता पर सेकती है, उसका भी इस राजनीतिक दल ने लाभ लिया है। लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो मुद्दे जब सामने रखे जाते, अभी पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, वो चुनाव बिल्कुल सही मानों में मुद्दों पर आधारित था, वहां कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। और वहां जनता के सामने जब कांग्रेस के मुद्दे रखे, विकास की बात रखी और विकास के साथ साथ बेरोजगारी की बात रखी, भ्रष्टाचार की बात रखी, तो हिमाचल के अंदर जहां पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई हुई थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो अपना प्रदेश है, जहां के वो राजनीतिक करते हैं, वहां उस प्रदेश के अंदर चुनाव हारकर वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। अगर मुद्दों की बात होगी तो आने वाले चुनाव के अंदर, वो लोकसभा का चुनाव हो क्या विधानसभा का चुनाव हो, वो विकास की बात होगी, मुद्दों की बात होगी। और रहा ये कि कांग्रेस तो हमेशा से ये करती रही है, सोचती है कि जो राजनेता हैं वो राजनेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी ये परंपरा रही है कि वो हमेशा से बड़े बड़े जो नेता विपक्षी होते थे उनको अवसर देते थे कि वो जीत कर आए। एक कई मर्तबा ऐसा हुआ है, नेहरू जी ने बड़े बड़े राजनेताओं को लोकसभा का अवसर दिया है कि वो आए ताकि सरकार के विरोध के अंदर भी बात करें। हमारी भी परंपरा रही है कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें चौधरी अजीत सिंह वगैरह और जब चुनाव लड़े हैं तो दोनों सीटों के ऊपर, जबकि समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का गठबंधन था, कांग्रेस ने इन नेताओं को, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के एकमात्र ये नेता हैं, इन्होंने इनको जिताने के लिए कांग्रेस ने इनके विरुद्ध में कोई प्रत्याशी जो है खड़ा नहीं किया ताकि ये संसद में, लोकसभा में, अब वो षड्यंत्र का शिकार होकर दुर्भाग्य से जीत हार उनको मिली है। लेकिन आने वाले समय में लोगों को पछतावा हुआ कि हमने आरएलडी के दोनों नेताओं को हराकर हमने बहुत गलत काम किया है। और अब उसका नतीजा आपने खतौली के अंदर भी देखा है और जगहों पर भी देखा है। और आने वाले अभी स्थानीय निकायों के चुनाव आने जा रहे हैं, उन स्थानीय निकायों के चुनाव के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए बहुत ही हल्की पैरवी करके हाई कोर्ट के अंदर किस तरीके से ओबीसी का रिजर्वेशन समाप्त करने का षड्यंत्र करके ये चुनाव को में वो करना चाहते थे कि किसी तरीके से ये डिस्प्यूट पैदा हो जाए और स्थानीय निकाय के चुनाव भी ना हो पाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और इन्होंने भी आयोग बनाया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले स्थानीय निकायों में 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देगी। रही राहुल जी की यात्रा के ऊपर, तमाम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर तमाम राजनीतिक दल जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, समाजवाद
और संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखते हैं, उनका ये मानना है कि राहुल जी ने सही वक्त पर और मुल्क की यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए इस माहौल को, नफरत के माहौल को जो पैदा किया गया है, इस नफरत के माहौल को सबसे पहले खत्म किया जाएगा। और नफरत का माहौल जब ये खत्म हो जाएगा, लोगों के दिलों से नफरत निकल जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी गांव मोहल्ले और इलाकों के अंदर दिखाई नहीं देगी। और जब ये मुद्दे समाप्त हो जाएंगे तो वो दल आएंगे जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, जो राजनीति की बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज की प्रगति, सर्व समाज की उन्नति, सर्व समाज का विकास हो, उसकी बात करते हैं। वो दल आएगा। और कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, वो बहुत उनकी छवि खराब करने का एक भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से प्रयास किया है, लेकिन कभी भी उसके अंदर वो सफल नहीं हो पाए। और राहुल जी ने अपनी कार्य कुशलता से, अपनी काबिलियत से, अपनी लियाकत से, अपनी संघर्षशीलता से ये साबित कर दिया है कि उस नौजवान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का खून है। और ये खून उसके लिए है जो देश के लिए समर्पित है, देश के लिए मरने और मिटने वाला खून है, जो नेहरू जी से लेकर और राजीव गांधी तक जो शहादत थे, और इंदिरा जी की शहादत, राजीव जी की शहादत, वो रायगा नहीं जाएगी। और राहुल गांधी की क़यादत में, राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से वंचित होगी। जी जी, आपने बड़ी बातें कही कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उसको लेकर आपने कहा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में कांग्रेस को सफलता मिलेगी। तो मैं आता हूँ अब सुरेंद्र शर्मा जी के पास, जो लोकदल का पक्ष है और जो अरुण जी ने संकेत दिया, उन्होंने कहा कि कुछ हृदय परिवर्तन की संभावना है कि आप लोकदल की राजनीति में आप सक्रिय हैं, प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं। तो भविष्य में आपको क्या लोकदल का क्या रोड मैप दिखाई देता है, लोकदल की राजनीति किस दिशा में आपको जाती दिखाई देती है? और संक्षेप में टिप्पणी जाऊंगा सुरेंद्र शर्मा जी। मुझको ही समय कम क्यों? नहीं समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, नहीं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई अरुण जी को, उनको याद भी दिलाना चाहता हूँ कई चीज। मैं भी कुछ दिन पहले जब चुनाव विधानसभा चल रहे थे तो उनकी पार्टी के गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी लगातार लास्ट मोमेंट तक प्रयास करते रहे कि चौधरी साहब का किस तरह समर्थन मिल जाए, वो हमारी तरफ आ जाए। हमारी विश्वसनीयता पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, मुझे इसमें कोई हक भी नहीं है कि मैं उनसे, क्योंकि वे हमारी विश्वसनीयता पर सवाल ना उठावे, उनका राइट है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो पीडीपी थे, वो आपके मुफ्ती मोहम्मद सईद भी, इनसे इन्होंने समझौता किया था, हमने तो नहीं किया था शायद, ये भी यही भाजपा के लोगों ने ही समझौता किया था। अगर इनकी विश्वसनीयता वहां कहां चली गई थी जो आज हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, उस समय भी ध्यान रखना चाहिए था ना। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज किसानों को ये भुलाना चाहते हैं कि किसान आंदोलन उन्होंने देखे हैं, इसी क्षेत्र के गन्ना मंत्री को किसानों ने हरा दिया था, गन्ना मंत्री को हराया था जो गन्ना का भुगतान करते हैं। अगर आप इतने ईमानदार थे अरुण जी, आपकी पार्टी इतनी ईमानदार थी और उन्होंने पेमेंट कर दिया था किसानों का, तो क्यों हार गए गन्ना मंत्री? आपके तो गन्ना मंत्री थे, इसी क्षेत्र के थे भाई। मैं कई बात कहना चाहता हूं कि आपको समझना चाहिए कि किसानों को हल्के में, एक कम 80% जनता आज भी किसान है। इस देश की राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था किसानों पे ही आधारित है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। ये ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको इस देश में राजनीति करनी है तो किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज भी चौधरी चरण सिंह की मूर्ति को लेकर चाहे कोई भी पार्टी विपक्ष की हो, चाहे हम हो, सबसे आगे उसकी मूर्ति को रखते हैं जब किसानों की तरफ जाते हैं हम लोग। क्यों? अगर आप किसानों से इतनी नफरत करते हैं, आपको अगर आंदोलन से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपको अगर 733 लोगों की शहादत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर ये सब क्यों करते हैं? आपसे मतलब ये तो बुरी बात है कि देश का अगर एक नौजवान, एक किसान अगर कहीं शहादत देता है, आपको उससे फर्क ही ना पड़ा आपकी पार्टी पे, तो बुरी बात तो ये भी है। बहरहाल वो तो संवेदनहीनता की बात होगी तो आपकी। चलिए, ये तो एक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री जी 1 दिसंबर से ही प्रचार में लग चुके हैं, अभी तक तो हम लोग लगे नहीं है, लेकिन इनकी घबराहट बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि चंपत राय जी ने क्या समर्थन दे दिया कांग्रेस को, जो इनकी बोगलाट बहुत उठी है। मुझे नहीं पता कि संत ने जो सत्येंद्र दास, उन्होंने क्या समर्थन दिया होगा राहुल गांधी को, जिसे बहुत परेशानी में है, क्योंकि इनके पार्टी के नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने भी बड़े प्रोग्राम बना लिए, अभी बना लिए, सब कर रहे हैं वो भी काम, मतलब कुछ तो समर्थन है। मुझे नहीं पता, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री कहीं जांच करा रहे हैं, कहीं कैराना की बात इनके दूसरे मुख्यमंत्री उठा रहे हैं कि वह कैराना में ऐसा हुआ, जिस कैराना आपको
बड़ी हरा दिया अभी पार्टी ने, जिस कराने में आपको हार चुके, ये तो आपका वो है। मतलब अगर दिक्कत है तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने, मेरा मानना है कि 1 दिसंबर से ही G20 की जो आपने वो ली है, जो उनको मिला है, अध्यक्षता मिली है, आप समझिएगा आप उसको इतना गा रहे हैं क्योंकि आप उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम मानते हैं। अब उसी को चुनाव आप उसको जो है ना, प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े अपने नाम से वो लेख भी लिखवाए हैं जो उनके नाम से लिखे जा रहे हैं। मुझे ये भी याद है कि उन्होंने जो है ना विज्ञापन बहुत दी है G20 में, यद्यपि कोई बहुत बड़ा नहीं हो तो एक रूटीन का काम है, लेकिन चूंकि उसमें कमल का फूल लोगो है, आप उसको जो है भुनाना चाहते हैं, बहुत बारी माइल्यूटली मैं कहना चाहता हूँ, उसको बड़ी बारीकी से भुनाना चाहते हैं पार्टी आपकी, उसमें लगे पड़े आप, क्योंकि आपका ध्यान है ही नहीं वहां, आपको जनता के मुद्दे ध्यान नहीं है, सिर्फ आपको तो ये देखना है कि हमें क्या करना है। अब मुद्दे आपको जो है ना, ये जो G20 वाला मसला है, आप इसको बहुत जोर शोर से उठाए, आप जो फोन पे भी आप सुन लिए तो उनमें भी आपकी आवाज ही आ रही है, प्रधानमंत्री जी का वही आ रहा है G20, आखिरकार रुकना काम है, लेकिन आप हर मुद्दे को उठाना चाहते हैं, भुनाने के उसमें आप लगे हुए हैं। भाई साहब मेरा कहना यह है कि देखिए आप बड़ी परेशानी में है इस समय, आप 160 सीट अगर आपकी हार गई, जिनको प्रधानमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं खुद व्यक्तिगत रूप से, मैं आपको राइट बता रहा हूं, हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन 160 सीट जो आप हार रहे हैं अपनी में से, आप समझिएगा उनमें से अगर 100 सीट भी हार गए तो आपकी स्थिति कहां होगी ये आप समझ नहीं रहे होंगे। प्रधानमंत्री समझ रहे हैं तभी वो भागदौड़ कर रहे हैं। आपकी स्थिति बेहद खराब है जनता में, आपकी जनता में विश्वसनीयता टूट चुकी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपका सफाया होने जा रहा, वास्तविकता ये है। आप समझिए, आप जिसकी आपके मंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर कंधे पे ले रखा था आपका यही चुनाव, जो खतौली वाला, उनके अगर मैं 16,000 से कम से हारा तो मेरी व्यक्तिगत हार होगी, मतलब अगर मैं जीता, मगर 16,000 से कम जीता मेरी व्यक्तिगत हार हुई, वहां तो 22,000 से हारे, हमने 16,000 का गैप पूरा करा, 22,000 22,500 में बढ़ाए, तो आप समझ सकते हैं कि 4 महीने में आपकी विश्वसनीयता कहां गई है। और उसके बाद सुरेंद्र जी एक मिनट जी, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस का गठबंधन भविष्य में कुछ आप संभावना देख रहे हैं इस बारे में? देखिए संभावना से किसी भी चीज से नकार सकते ही नहीं हम। हमने तो अभी एक बात आपसे की थी, आपने उसके साथ भी जोड़ दीजिए। हमने ये कहा था कि हमने तो तीसरे फ्रंट को ही रोक दिया, आपने हमारी बात समझे नहीं, आपने उन्होंने ठाया था राजस्थान में, हमने फ्रंट तीसरा दिखाया था। अब आप समझ, हमारे चंद्रशेखर भी हैं, जब जिस मायावती जी को ये रोकते थे, आज उस मायावती जी को ये उठा रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, क्यों जानते हैं कि वो वोट बैंक इनका खिसक गया, वो खिसक रहा है वोट बैंक इनका, इस तरह खिसक रहा कि चंद्रशेखर हमारे साथ है, उससे 25% तो कम से कम फर्क गिर दिया उन्हें आज की तारीख में जो है इनके सामने। आप इनका वोट बैंक इस तरफ से खिसक गया भाई, सब सच्चे। आप समझिएगा अगर विश्वसनीयता होती 6 महीने में आप इतनी लंबी हार से नहीं हार सकते थे, जबकि पूरा मुख्यमंत्री आपके वहां रहे, उप मुख्यमंत्री आपके वहां रहे, केंद्रीय मंत्री वहां रहे, कोई विधायक ऐसा नहीं हो जो आपके क्षेत्र में वहां ना गया हो, आपके मंत्री को इतने रहे। आपने जिस तरह से कंपेन किया था वहां बुरी आपकी हार हुई भाई साहब। इस सब के बावजूद हमने तो, हम कहना नहीं चाहते, हम लोग प्रशासन से आपसे दोनों से चुनाव लड़ता हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन तब भी हम जीते हैं। ये तो हमारा भाई जनता, हमने कही थी अभी शुरू में, हमने कहा था राजनीति 2 तरह की होती है, आप कर रहे हैं जन आदेश की राजनीति जिसको आप खरीदकर बेच ले रहे हैं, हम कर रहे हैं जनमानस की राजनीति, तो उसका फर्क तो पड़ना ही है आप पे। अब भाई ये जो है जन आदेश की राजनीति जो है ना, कब तक खरीदो बेचोगे, अब तो निश्चित रूप से जनमानस की राजनीति होनी है, वो हम कर रहे हैं। थैंक यू। बड़े जोरदार तरीके से आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा और बताया कि किन मुद्दों पर आप सीधा लड़ रहे हैं सत्ता से, और मतलब जो सामने जो अरुण जी ने कहा था कि भविष्य की राजनीति को लेकर जो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि हृदय परिवर्तन की संभावनाएं हर समय जीवित रहती है, हर पार्टी के लिए, हर नेता के लिए, कब को शिफ्ट कहाँ कर जाते हैं पता नहीं चलता, और कहते हैं हृदय परिवर्तन हो गया। जी, तो सब इन्होंने समझौते करे वो सब। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आता हूं, और डॉक्टर रविंद्र राणा जी से पूरी चर्चा का जो आकलन है कि किस तरह से पार्टी के जो नेता हैं वो तो देखो अपने पार्टी का पक्ष रखते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेसिकली इस बेल्ट के अंदर प्रदेश की राजनीति में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं और सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि आप इस पूरी बेल्ट को, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, और जो पार्टी के प्रवक्ताओं ने राय व्यक्त करी उसका आप किस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या आकलन करते हैं आप, डॉक्टर रविंद्र राणा जी? देखिए प्रशांत जी, मुद्दे तो सब वही हैं जो डॉक्टर यूसुफ कुरैशी जी ने गिनाए हैं, जो सुरेंद्र शर्मा जी ने गिनाए हैं, वो सारे मुद्दे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बात भी सही है कि राहुल गांधी जी की यात्रा में ठीक ठाक भीड़ आ रही है, उनकी इमेज भी बदल रही है, और यात्राओं के रिजल्ट
देर सवेर आते हैं, ये भी तथ्य है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी जो चुनाव 10 राज्यों के होने जा रहे हैं या 2024 का जो चुनाव है, उसमें कन्वर्जन कैसे होगा? जैसे खाली किसी एक नेता से बात नहीं बनती। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो खाली अपने करिश्मे के दम पे, अपनी इमेज के बूते नहीं बने। पूरा बीजेपी का संगठन, पूरा आरएसएस का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी की पूरी लीगेसी, आरएसएस की पूरी लीगेसी, और मंदिर आंदोलन से लेकर के, जैसा अभी वशिष्ठ जी बता रहे थे कि किस तरह से जब पार्टी की 2 MP 3 MP तो वहां से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा संगठन का ढांचा खड़ा हुआ बीजेपी का, जो पन्ना प्रमुख तक तैयार किए बीजेपी ने, और एक एक वोटर पर काम करना, एक एक वोटर को मोबिलाइज करना। आप देखिए कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क है उनके पास, एक पूरा नेक्सस है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनके बीच में संगठन है, डॉक्टरों के संगठन अलग हैं, वकीलों के संगठन अलग हैं, पेशे के हिसाब से संगठन है उनके पास, जातियों के हिसाब से संगठन है उनके पास, और विभिन्न तरह के काम जो हो सकते हैं समाज में, जो होते हैं, उनके अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस उनके पास हैं। और वो इस कैपेसिटी में है कि रातों रात ब्रेन कंट्रोल कर ले रही है पार्टी जो है। रातों रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल, अपनी बात पहुंचाने का जितना शानदार नेटवर्क आज उनके पास है, उससे लड़ना एक बड़ी चुनौती है इस समय विपक्ष के सामने। तो विपक्ष के पास उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पर दिखाई नहीं देता है। आप ग्राउंड पर वोटर्स को मोबिलाइज करके कौन लेकर के जाएगा बूथ तक? एजेंट्स कौन बनेंगे? बस्ते कौन संभालेंगे? ये बड़े सवाल होते हैं किसी भी इलेक्शन में। क्योंकि अभी जैसे सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि खतौली में हम जो है सरकार, प्रशासन और सरकार दोनों से लड़ रहे थे, तो ये तथ्य भी है। इतिहास उठा के देखिए, ये हमेशा से होता आया, किसी की भी सरकार रही हो तो चुनावों में आमतौर पर मशीनरी का जो रुख होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने ये प्रैक्टिस हर एक पार्टी की सरकार में देखी है कि बहुत जगहों पर किस तरह से वोटिंग परसेंटेज को डाउन करती हैं सत्ता में बैठी हुई पार्टियां, सत्ता में बैठे हुए दल। जहां उनके अनुकूल माहौल नहीं होता है वहां पर वोटिंग परसेंटेज डाउन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है, सरकार चाहे किसी की भी रही हो देश में। ये प्रैक्टिस रही है हमेशा। तो ऐसे में इन चैलेंजेस से कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो कैसे फाइट करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और लास्ट मोमेंट में जो गठबंधन होते हैं, जैसा अभी ये सवाल भी था कि साहब यात्रा के आखिरी वक्त में जिस तरह से सपोर्ट मिला है राहुल जी को, आरएलडी का हो चाहे बीएसपी और समाजवादी पार्टी का हो, तो उतना कन्वर्जन ग्राउंड पर नहीं हो पाया। हम देख रहे थे वहां पे आरएलडी के वोटर्स, आरएलडी के सपोर्टर्स जरूर पार्टिसिपेट कर रहे थे दमदारी से, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो उस यात्रा में शामिल होते हुए नहीं दिखे हमें। और जब लास्ट मोमेंट में आता है तो नेता के ना शामिल होने का भी फर्क पड़ता है। अगर ग्राउंड पर पहले से डिसीजन लेकर के जयंत चौधरी भी इस यात्रा में पैदल चले होते 10-20 किलोमीटर, तो मुझे लगता है कि रियल में दोनों पार्टियों के वोटर्स में एक भरोसा भी कायम होता और उसके रिजल्ट्स और ज्यादा बेहतर होते। तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल विपक्ष के सामने हैं, इन सारे मुद्दों के बावजूद कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार कहती है कि सड़कें बहुत बेहतर हैं, लेकिन मैं जमीन पर देखता हूं कि मेरठ के बड़े हिस्से में सड़कें खराब हैं। क्राइम को लेकर के, महिलाओं के प्रति अपराध हो तो वो भी कोई सुखद स्थिति नहीं है, हेल्थ सेक्टर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये इश्यूज हैं, लेकिन इन इश्यूज को बना करके जनता को मोबिलाइज कितना कर पाएगा विपक्ष, ग्राउंड पर वोट में कितना कन्वर्ट कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के पास जो बड़ा पार्टी संगठन है वो सबके सामने है कि वो एक ताकत है, जग जाहिर है। और जाहिर सी बात है, जो सत्ता में होता है चुनौती उसी के सामने होती है। शिखर पे जाकर के बने रहना ये बड़ी चुनौती होती है। और बीजेपी तो इस समय अपने शिखर पर है, मोदी जी अपने चरम पर हैं, तो नुकसान तो उनको होगा निश्चित तौर पे, लेकिन ये नुकसान इतना हो जाएगा कि रिजल्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, सीन पूरा चेंज हो जाएगा। ये बड़ा सवाल विपक्ष के सामने है, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपने पूरी चर्चा का जो आकलन किया, आपको बहुत बधाई, और खास तौर पर
सुरेश शर्मा जी को मैंने पहली बार जीवन में इस तरह से आक्रामक देखा, और कितना मतलब सुखद अनुभव हुआ कि साथ साथ पढ़े हैं डॉक्टर यूसुफ कुरैशी जी और वशिष्ठ भाई साहब जो है, और कितने तीखे हमले एक दूसरे पर किए हैं और कितने गरिमापूर्ण ढंग से किए हैं, और कितने बेहतर ढंग से, मतलब हमारे देश के पॉलिटिशियंस को ये सब सीखने की भी जरूरत है। बहुत धन्यवाद आप सबका। बिल्कुल सही कहा आपने कि सीखने की जरूरत है। जो गरिमा के साथ जो अपने जो पक्ष है उसे रखने का जो तरीका है हमारे अरुण वशिष्ठ जी ने, सुरेंद्र शर्मा जी ने, सुकुशीर जी ने दिखाया। और आपस में राजनीतिक मत भिन्नताएं कितनी भी हों, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये हमारी राजनीति की जो विरासत है उसका एक अहम हिस्सा भी रहा है। और लेकिन कुछ देखिए लोग, प्रशांत जी, आपको रोक रहा हूँ, कुछ सवाल ऐसे होते हैं समाज में जिनका जवाब देने के लिए सालों साल मेहनत करनी होती है। देखिए, विश्वसनीयता एक शब्द, केवल हृदय परिवर्तन एक शब्द इस्तेमाल हुआ, और सुरेश शर्मा जी को कितनी सफाई देनी पड़ी उसके लिए, कितना आक्रामक होना पड़ा उसके लिए। तो आप ये देखिए कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं समाज में राजनीतिक दलों के सामने जिनके जवाब देने में सालों लग जाते हैं, और तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका होता है। तो कुछ सवाल जरूर हैं अभी फिजाओं में जिनके जवाब हर दल को देने ही होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल ऐसे मौजूद होते हैं जो हमेशा जीवंत बने रहते हैं, और उसके आधार पर बहुत सारी राजनीतिक जो पटकथा है उसे लिखने की तैयारी भी हमेशा रहती है राजनीतिक दलों में। और जैसा आपने कहा कि जो गरिमापूर्ण अंदाज में जिस तरह से इस जो विमर्श को उत्कृष्टता प्रदान की अरुण वशिष्ठ जी ने, सुरेंद्र शर्मा जी ने, डॉक्टर यूसुफ कुरैशी जी ने, और सुनील शुक्ला जी ने, और डॉक्टर रविंद्र राणा जी, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ इस चर्चा को एक बड़ा आयाम देने के लिए, उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए। और चर्चा हमेशा अगर गरिमा के दायरे में हो, अपना पक्ष सभी रखें, लेकिन गरिमा का जो दायरा होता है सबसे बड़ा होता है। और दर्शकों के लिए भी मुझे विश्वास है हमारे जो दर्शक है उन्हें चर्चा जरूर पसंद आएगी, क्योंकि जिस तरह से विस्तृत तरह से विश्लेषण हर पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी का किया, और साथ ही जो मुद्दे हैं जो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने रेखांकित किया कि कौन से मुद्दे भारतीय राजनीति को, उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देता हूं। ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सबका आशीर्वाद। जी, आप एक अच्छा विषय लेके आए थे, अच्छी चर्चा हुई। जी, बहुत धन्यवाद वशिष्ठ जी। तो चर्चा में सहभागिता करने के लिए मैं सुनील शुक्ला जी का, डॉक्टर यूसुफ कुरैशी जी का, अरुण वशिष्ठ जी का, सुरेंद्र शर्मा जी का और डॉक्टर रविंद्र राणा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा प्रस्तुत की, और राजनीतिक विश्लेषण को जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को जरूर यह चर्चा पसंद आएगी। इसके साथ मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूं कि वह समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।